नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि और दिन रविवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 1 मार्च सन 2026। त्रयोदशी तिथि आज शाम 7:09 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सबसे पहले आज की सुर्खियां। इजराइल के हमले में खामेनेई की मौत का दावा। इजरायली अधिकारी बोले 100 मिला, तो वहीं ईरान ने कहा सुप्रीम लीडर जिंदा। अब तक 200 मौतों की हुई पुष्टि। पाकिस्तान जीतकर भी T20 वर्ल्ड कप से बाहर हुआ। श्रीलंका को 5 रन से हराया। फरहान का शतक बेकार गया, तो वहीं न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में पहुंची। दक्षिण हरियाणा को मिला होली पर्व का शानदार तोहफा। 616 करोड़ से 4 लेन बनेंगी ये सड़कें। अंबाला कैंट बनेगा महानगर। 1000 एकड़ में बसेंगे 7 नए सेक्टर। ऊर्जा मंत्री अनिल विज बोले ई भूमि पोर्टल पर आवेदन हुए शुरू। दिव्यांगजनों को वितरित किए सहायक उपकरण। बैसाखी व ट्राईसाइकिल हर गांव में लगेंगे रजिस्ट्रेशन कैंप। पानीपत में किसान नेता डल्लेवाल का बड़ा ऐलान। 19 मार्च को दिल्ली में महापंचायत। MSP और ट्रेड डील पर सरकार को घेरने की तैयारी। 1 मार्च यानी आज से लागू होने जा रहे हैं नए नियम। इन उपभोक्ताओं को मिलेगी बड़ी राहत। बड़ी खुशखबरी, हिसार में हादसे में पूरा होगा सस्ते घर का सपना। फरीदाबाद में होली पर ड्राइवरों व कंडक्टरों की छुट्टी कैंसिल। रोडवेज विभाग चलाएगा अतिरिक्त बसें। पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों को रेलवे देने जा रहा है नौकरी में रिजर्वेशन। इस प्रकार मिलेगा आरक्षण, बताएंगे पूरी अपडेट। मासूम शर्मा स्टेज विवाद में हुआ समझौता। फोन पर मांगी माफी। 9 पहुंचे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल। 9 गांव के धरने को दिया समर्थन। और ईरान इजराइल जंग से भारत के 50% तेल सप्लाई पर संकट। सोना चांदी महंगा हो सकता है। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में अभी से गर्मी के तीखे तेवर देखने को मिल रहे हैं। फरवरी अंत में ही अप्रैल जैसी गर्मी दोपहर को महसूस हो रही है। बदलते मौसम के कारण वायरल बीमारियों का खतरा भी बढ़ चुका है, जिसमें बुखार, डायरिया, स्किन इन्फेक्शन की समस्या आम हो गई है। IMD ने लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की सलाह दी है, क्योंकि बदलता मौसम स्वास्थ्य के लिए चुनौती भरा हो सकता है। तापमान के इस उतार चढ़ाव ने किसानों की चिंता को बढ़ा दिया है। तापमान की बात करें तो हिसार जिले में सबसे अधिक तापमान 32.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तो वहीं नारनौल में तापमान 32 डिग्री, भिवानी में 32 डिग्री, मेवात में 32.1 डिग्री और रोहतक में 31.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अगर न्यूनतम तापमान की बात करें तो राज्य में सबसे कम न्यूनतम तापमान सोनीपत जिले में दर्ज किया गया, जो कि 9.1 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं अंबाला में न्यूनतम तापमान 15.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में मौसम 4 मार्च तक परिवर्तनशील रहने वाला है। 3 मार्च को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके प्रभाव से 4 मार्च को मौसम में बदलाव और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। हरियाणा में जिलों में चल रहे समाधान शिविरों की मॉनिटरिंग अब सरकार कराएगी। इसको लेकर परिवार पहचान पत्र यानी PPP के स्टेट कोऑर्डिनेटर सतीश खोड़ा को जिम्मेदारी सौंपी गई है। सरकार की ओर से सभी जिलों की DC को भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। स्टेट कोऑर्डिनेटर अब परफॉर्मेंस वाइज जिलों की लिस्ट बनाकर रिपोर्ट सरकार को भेजेंगे। इन समाधान शिविरों का उद्देश्य आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित यानी जल्द से जल्द समाधान सुनिश्चित करना तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक समयबद्ध रूप से पहुँचाना है। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण गुप्ता द्वारा इस संबंध में प्रदेश के सभी उपायुक्तों यानी DC को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जारी आदेशों में प्रत्येक जिले में एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश भी दिए गए हैं, जो समाधान शिविरों की सुचारू संचालन, विभागों के बीच समन्वय तथा प्राप्त शिकायतों के त्वरित निस्तारण की निगरानी करेंगे। यह व्यवस्था शिविरों को अधिक प्रभावी, पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से की गई है। सतीश खोड़ा ने बताया कि समाधान शिविरों के माध्यम से आमजन की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर सुना जाएगा और मौके पर ही संबंधित विभागों के अधिकारियों की उपस्थिति में उनका समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। 4 साल के कार्यकाल के बाद सेना छोड़ने वाले अग्निवीरों तथा सेना से सेवानिवृत्त होने वाले सैनिकों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। भारतीय रेलवे और भारतीय सेना की तरफ से पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों के लिए रिटायरमेंट के बाद रोजगार के मौकों में बढ़ोतरी करने के उद्देश्य से एक नए सहयोग ढांचे की शुरुआत की गई है। इस नई पहल के तहत पूर्व सैनिकों और पूर्व अग्निवीरों को रिजर्वेशन दिया जाएगा। अग्निवीरों के पहले बैच का कार्यकाल इस वर्ष समाप्त होने वाला है। इसे देखते हुए सेना व रेलवे ने ये पहल की है। यह नया कदम इनको राहत देने वाला है। सेना द्वारा सोशल मीडिया पोस्ट में जानकारी दी गई है। रिक्तियों को जल्द भरने के लिए रेलवे ने नियमित भर्ती प्रक्रिया पूरी होने तक संविदा आधार पर पूर्व सैनिकों को पॉइंट्समैन के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया है। 5000 से ज्यादा पदों पर यह भर्ती प्रक्रिया जारी है। 9 मंडलों ने इसके लिए सेना संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन पर साइन किए हैं। अगर रिजर्वेशन की बात करें तो पूर्व सैनिकों के लिए लेवल 1 में 20% व लेवल 2 व उससे ऊपर के लेवलों में 10% का आरक्षण दिया जाएगा। वहीं पूर्व अग्निवीरों के लिए लेवल 1 में 10% व लेवल 2 व उससे ऊपर
5% आरक्षण निर्धारित किया है। इस प्रकार पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों के लिए ये अच्छा अवसर है। वर्ष 2024 और 2025 में रेलवे की वैकेंसी में पूर्व सैनिकों के लिए कुल 14,788 पद अधिसूचित किए गए हैं, जिनमें लेवल 1 के 6,485 और लेवल 2 व उससे ऊपर के 8,303 पद शामिल हैं। हरियाणा की जनता को अवैध कॉलोनियों की आर्थिक चोट से बचाने की दिशा में विधानसभा के बजट सत्र से एक अच्छी खबर सामने आई है। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने सदन में बताया कि अवैध कॉलोनियों के खेल पर अंकुश लगाने का काम किया जाएगा। प्रदेश के अन्य शहरों के साथ ही हिसार व हांसी में भी नए सेक्टरों को विकसित करने की योजना है। इसको लेकर हिसार व हांसी जिले में 2,284 एकड़ जमीन ई भूमि पोर्टल के माध्यम से ली जाएगी। वहीं हिसार में 3 और हांसी में 8 नए सेक्टर काटे जाएंगे। ये सभी सेक्टर रिहायशी होंगे। अगस्त महीने तक पूरे प्रदेश में अलग अलग सेक्टरों के लिए जमीन खरीद की प्रक्रिया पूरी करनी है। विपुल गोयल ने बताया कि प्रदेश भर में 1.67 लाख एकड़ जमीन पर नए सेक्टर बसाए जाएंगे। ई भूमि पोर्टल के माध्यम से जमीन खरीदने के लिए मुख्यमंत्री की मंजूरी हो चुकी है। इसमें रिहायशी और कॉमर्शियल सेक्टर काटे जाएंगे। हांसी की बात करें तो यहाँ पहले चरण में सेक्टर 1, 2, 4, 7, 13, 14, 15 और 16 को विकसित किया जाएगा। तो वहीं हिसार की बात करें तो सेक्टर 30, 36 और 38 को विकसित करने की तैयारी है। साथ ही अग्रोहा में सेक्टर 2 व 4 तथा नारनौद में 2, 4 व सेक्टर 6 विकसित किया जाएगा। वहीं उकलाना में 2P, 3P, 4P, 7P और 8P विकसित किए जाएंगे। तलवंडी राणा और बहबुलपुर में 1 से 3 सेक्टर विकसित होंगे। हरियाणवी गायक मासूम शर्मा और जींद मुआना के पूर्व सरपंच राजेंद्र शर्मा के बीच शुरू हुए स्टेज विवाद पर विराम लग गया है। गायक मासूम शर्मा ने पूर्व सरपंच राजेंद्र शर्मा से फोन पर माफी मांगी और कहा, मेरी गलती थी, मैं आके मिलूं भीगा। मुआना के पूर्व सरपंच राजेंद्र शर्मा ने बताया कि इसे लेकर शनिवार को जींद मुआना में परिवार के लोग एकत्रित हुए थे। जो बातें या आरोप मासूम शर्मा के बहनोई धर्मू ने मुझ पर लगाए थे, उस पर परिवार ने उसे खूब लताड़ा और ये भी कहा कि धर्मू, तुमने बेशर्मी से सारी हदें पार कर दी। राजेंद्र शर्मा बोले, परिवार का दबाव था और धर्मू ने अपने फोन पर मासूम शर्मा से बात करवाई थी और उसने अपनी गलती मानते हुए माफी मांग ली। इस पर परिवार के कहने से समझौता करना पड़ा। ये पारिवारिक मामला था। इस बारे में मैंने सरपंच एसोसिएशन प्रधान से भी फोन पर बात की और बताया कि समझौता कर लिया है। तो ये बोले, ठीक है, आपका परिवार का आपसी मामला था। मासूम शर्मा विवाद में हरियाणवी कलाकार देव कुमार देवा ने मंच से एक बार फिर बयान दिया है और कहा है कि हमारे साथी कलाकार से गलती हो गई है, उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। हरियाणा में सड़क नेटवर्क का बुनियादी ढांचा मजबूत करने की दिशा में निरंतर नए प्रयास किए जा रहे हैं। शहर की सड़कों के भीड़ भाड़ से बचाने के लिए नए हाईवे और एक्सप्रेसवे का जाल बिछ चुका है। साथ ही कुछ नए प्रोजेक्ट्स पर तेज गति से काम भी चल रहा है। इसी कड़ी में हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र से दक्षिण हरियाणा के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। यहाँ होडल नू बिलासपुर सड़क मार्ग को 4 लेन निर्माण के लिए प्रदेश सरकार ने अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। इस प्रोजेक्ट पर लगभग 616 करोड़ रुपए खर्च आएगा। बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक मोहम्मद इलियास द्वारा उठाए गए सवाल के जवाब में लोक निर्माण विभाग यानी PWD के मंत्री रणबीर गंगवा ने ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 71 किलोमीटर लंबी सड़क को 4 लेन बनाने का काम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस सड़क मार्ग के 4 लेन निर्माण से दिल्ली NCR से सटे इलाकों से ट्रैफिक दबाव कम करने में मदद मिल पाएगी। वहीं 4 लेन निर्माण के दौरान पेड़ों की कटाई की भरपाई के लिए भी तकरीबन 80,000 हेक्टेयर भूमि पर पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। साथ ही इसी कड़ी में बिलासपुर चौक से लेकर कुलाना वाया पटौदी सड़क मार्ग को भी 4 लेन बनाने की मंजूरी दी गई है। इस परियोजना के तहत 27 हेक्टेयर भूमि पर पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। वन विभाग की औपचारिकताएं पूरी होते ही टेंडर आमंत्रित किए जाएंगे। किसानों को एकजुट करने के उद्देश्य से निकली राष्ट्रव्यापी किसान यात्रा रविवार को नूंह मेवात पहुंची। इस दौरान किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने 9 गांव के धरनारत किसानों को समर्थन दिया। किसानों ने डल्लेवाल का जोरदार स्वागत किया, जहां किसान एकता के नारे गूंजते रहे। नूंह जिले के 9 गाँव के किसान जमीन अधिग्रहण के बकाया मुआवजे की मांग को लेकर लंबे समय से धरने पर बैठे हैं। किसानों का कहना है कि प्रशासन द्वारा बार बार आश्वासन दिए जाने के बावजूद अब तक भुगतान की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। ऐसे में देशव्यापी किसान यात्रा का उनके धरना स्थल तक पहुंचना आंदोलन के लिए बड़ी मजबूती के रूप में देखा जा रहा है। अपने संबोधन में किसान नेता जगदीश सिंह डल्लेवाल ने कहा कि ये यात्रा केवल प्रतीकात्मक नहीं है, बल्कि किसानों की आवाज को राष्ट्रीय स्तर पर बुलंद करने का संकल्प है। उन्होंने कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक किसान अपने हक, सम्मान और न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और जब तक उन्हें उनका पूरा अधिकार नहीं मिलता, संघर्ष जारी रहेगा। धरनारत किसानों ने स्पष्ट किया कि वे शांतिपूर्ण ढंग से अपना आंदोलन जारी रखेंगे और बकाया मुआवजा मिलने तक पीछे नहीं हटेंगे। वहीं इस मामले पर वाणिज्य उद्योग मंत्री राव नरवीर सिंह ने कुछ महीने पहले ही कहा था कि किसान 2 बार मुआवजा ले चुके हैं और अब वे किस बात का मुआवजा मांग रहे हैं।
रोहतक में दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से बैसाखी और ट्राईसाइकिल और अन्य उपकरण वितरित किए गए। राजकीय महिला महाविद्यालय में आयोजित शिविर में बाढ़ में लाभार्थियों को लगभग 58.56 लाख रुपए के कुल मिलाकर 184 उपकरण निःशुल्क यानी फ्री प्रदान किए गए। कार्यक्रम का आयोजन जिला रेड क्रॉस सोसाइटी और अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। उपायुक्त सचिन गुप्ता ने शिविर का शुभारंभ करते हुए कहा कि दिव्यांगजनों को समाज की मुख्य धारा में शामिल होकर स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जिला प्रशासन दिव्यांगजनों को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाने और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। सचिन गुप्ता ने जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के पदाधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जिले के हर वार्ड और गांव में मूल्यांकन शिविर आयोजित किए जाएं। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक दिव्यांगजनों का पंजीकरण करना है ताकि कोई भी दिव्यांगजन सहायक उपकरण से वंचित न रह सके। उन्होंने कहा है कि सहायक उपकरणों के माध्यम से दिव्यांगजन व्यवसाय या रोजगार से जुड़कर आर्थिक रूप से सशक्त बन सकेंगे। किसान आंदोलन की सुगबुगाहट एक बार फिर से तेज हो गई है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक किसान जागृति यात्रा लेकर निकले दिग्गज किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल शनिवार को पानीपत पहुंचे। उनके साथ तमिलनाडु के किसान नेता PR पांडेयन और युवा किसान नेता अभिमन्यु कुहाड़ भी मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत में डल्लेवाल ने मोदी सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन का बिगुल फूंकते हुए 19 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में लाखों किसानों की महापंचायत करने का दावा किया। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि 19 मार्च को होने वाली महापंचायत में देश भर से लाखों किसान जुटेंगे। इस दौरान लाखों किसानों के हस्ताक्षर वाला एक मांग पत्र सरकार को सौंपा जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस बार किसानों का मुख्य उद्देश्य सरकार की 2 प्रमुख मांगों पर झुकने के लिए मजबूर करना है। देश भर में फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करना, दूसरा अमेरिका के साथ हाल ही में व्यापारिक डील को रद्द कराना है। उन्होंने केंद्र सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि देश का अन्नदाता पहले से अधिक कर्ज के बोझ तले दबा है और आत्महत्या पर मजबूर है। ऐसे में मोदी सरकार अमेरिका के साथ ट्रेड डील करके भारतीय किसानों की कमर तोड़ने की तैयारी कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि किसान इस डील को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे और सरकार को इसे वापस लेना ही होगा। किसान नेता अभिमन्यु कुहाड़ ने कहा कि किसानों की कुल 9 मुख्य मांगे हैं, लेकिन MSP और ट्रेड डील रद्द करना सबसे बड़ी प्राथमिकता पर है। उन्होंने कहा कि किसान जागृति यात्रा के माध्यम से गांव-गांव जाकर किसानों को जागरूक किया जा रहा है ताकि दिल्ली की महापंचायत ऐतिहासिक हो और सरकार पर प्रभावी दबाव बनाया जा सके। पानीपत में किसान नेताओं के इस तीखे तेवर और दिल्ली कूच के ऐलान के बाद एक बार फिर से सरकार और प्रशासन की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। किसान नेताओं ने साफ किया कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी वे पीछे हटने वाले नहीं हैं। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने अंबाला छावनी निवासियों को एक बड़ी खुशखबरी देते हुए बताया कि अंबाला कैंट में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के साथ नए सेक्टर विकसित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिससे न केवल शहर का दायरा बढ़ेगा बल्कि रिहायशी सुविधाओं में भी जबरदस्त सुधार होगा और भविष्य में अंबाला महानगर बन जाएगा। अनिल विज ने अंबाला छावनी में 7 नए सेक्टर विकसित करने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी का आभार जताते हुए कहा कि सरकार ढांचागत विकास प्रगति कार्य को नई रफ्तार दे रही है, जो कि सराहनीय कदम है। ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने बताया कि अंबाला छावनी विधानसभा और उसके साथ लगते गांव में लगभग 1000 एकड़ क्षेत्रफल में 7 नए सेक्टर विकसित होंगे, जिसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा ई-भूमि पोर्टल आगामी 2 महीने यानी 30 अप्रैल 2026 तक आवेदन करने के लिए खुला है। उन्होंने कहा कि भूमि मालिक सेक्टर विकसित करने हेतु पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। अंबाला छावनी में इस क्षेत्रफल में जो सेक्टर बनेंगे उनमें सेक्टर 27, सेक्टर 28, सेक्टर 36, सेक्टर 40, सेक्टर 40A, सेक्टर 41A और सेक्टर 42 होगा। प्रस्तावित नए सेक्टरों में रिहायशी, ओपन स्पेस, कमर्शियल, ट्रांसपोर्ट व कम्युनिकेशन, इंडस्ट्रियल पैलेस होंगे। ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि 7 नए सेक्टरों के बनने से अंबाला छावनी महानगर बन जाएगा, जिसका रिंग रोड तक विस्तार होगा। अंबाला छावनी के विस्तार और आधुनिकीकरण की दिशा में ये एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है। आज यानी 1 तारीख से मार्च महीने की शुरुआत हो रही है। 1 मार्च से कुछ जरूरी नियमों में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, जिसका सीधा प्रभाव हम सब पर किसी न किसी रूप में अवश्य पड़ता है। 1 मार्च यानी आज से लागू होने वाले कई ऐसे नियमों के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं, जो कि सीधे आपकी जेब पर कहीं न कहीं इफेक्ट डालेंगे। 1 मार्च यानी आज से सिम कार्ड से जुड़े हुए एक बड़े और अहम नियम में बदलाव होने जा रहा है। अब सिम बाइंडिंग नियम लागू होने जा रहा है। इसका मतलब ये है कि आप जिस भी फोन में व्हाट्सएप चला रहे हैं उसमें उस नंबर सिम का होना अब जरूरी होगा। इसी प्रकार आज से रेलवे की तरफ से अपना पुराना UTS ऐप बंद कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से यात्री अब इस ऐप का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसके जगह यात्रियों को रेल 1 ऐप का इस्तेमाल करना होगा। इससे वे काफी आसानी से प्लेटफॉर्म टिकट की बुकिंग कर पाएंगे। वहीं 1 मार्च 2026 यानी आज से ही CNG और PNG की कीमतों में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। वहीं LPG गैस धारकों को भी 1 मार्च का बेसब्री से इंतजार है। अब देखना होगा कि सरकार की तरफ से घरेलू LPG सिलेंडर के दामों में कटौती की जाती है या फिर ग्राहकों
बैंकों को बड़ा झटका दिया जाता है। देश के कई बड़े सारे सरकारी बैंकों की तरफ से मिनिमम बैलेंस के नियमों को लेकर भी लोगों को बड़ी राहत दी जाएगी। अब मिनिमम बैलेंस के बारे में जानकारी पूरे महीने के औसत से मिलने वाली है, अर्थात अगर शुरुआत में आपके अकाउंट में कम बैलेंस है तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम यानी ECHS स्टेशन दिल्ली द्वारा ड्राइवर और कई अन्य पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। इन पदों के लिए आप ऑफलाइन माध्यम से आवेदन भेज सकते हैं। पुरुष और महिला दोनों वर्गों के उम्मीदवार आवेदन भेज पाएंगे। नर्सिंग असिस्टेंट की पोस्ट की बात करें तो इन पदों पर आवेदन भेजने वाले उम्मीदवार के पास GNM डिप्लोमा या क्लास 1 कोर्स होना चाहिए। वहीं ड्राइवर के लिए आवेदक 8वीं पास होने चाहिए तथा ड्राइवर के पदों के लिए उनके पास क्लास 1 MT सिविल ड्राइविंग लाइसेंस भी होना जरूरी है। डेंटल सहायक के पदों के लिए आवेदक के पास डेंटल हाइजीन डिप्लोमा होना चाहिए। इन पदों के लिए कोई भी आवेदन शुल्क देय नहीं है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 56 वर्ष, ड्राइवर के लिए 53 वर्ष निर्धारित की गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 8 मार्च है। ईरान और इजराइल के बीच शुरू हुई जंग का असर भारत के तेल व्यापार, शेयर बाजार और सोना चांदी की कीमतों पर दिख सकता है। अगर दोनों देशों के बीच युद्ध और बढ़ता है तो हॉर्मुज स्ट्रेट बंद हो सकता है। इससे भारत को हर महीने होने वाले तेल सप्लाई का आधा हिस्सा खतरे में पड़ जाएगा। इसके अलावा भारत का नॉन ऑयल एक्सपोर्ट भी प्रभावित हो सकता है। इसका 10% से अधिक हिस्सा इस क्षेत्र से सप्लाई होता है। विशेषज्ञों का मानना है कि जंग बढ़ने से कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं। तेल महंगा होने से महंगाई बढ़ती है और इसका असर शेयर बाजार पर भी पड़ेगा। ऐसे हालात में बाजार में बड़ी बिकवाली और गिरावट देखने को मिल सकती है। दूसरी तरफ जब दुनिया में तनाव बढ़ता है तो निवेशक सुरक्षित विकल्प की ओर जाते हैं। ऐसे समय में लोग सोना और चांदी खरीदना पसंद करते हैं, इसलिए इनकी कीमतों में बढ़ोतरी होने की संभावना जताई गई है। ईरान और ओमान के बीच स्थित हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग है। भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर कच्चा तेल सऊदी अरब, इराक, कुवैत और UAE जैसे देशों से मंगवाता है, जिसका बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से भारत आता है। अगर इजराइल ईरान के तेल ठिकानों पर हमला करता है या ईरान इस रास्ते को ब्लॉक करता है तो सप्लाई चेन पूरी तरह से बंद हो जाएगी। इसका असर भारत के साथ साथ ग्लोबल ऑयल मार्केट पर भी पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत अपनी जरूरत का तकरीबन 26 लाख बैरल क्रूड ऑयल रोजाना इसी रास्ते से मंगवाता है। सूत्रों का कहना है कि अगर हॉर्मुज का रास्ता बंद होता है तो भारत दूसरे विकल्पों पर विचार कर सकता है। इसमें सऊदी अरब की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन और UAE की अबू धाबी क्रूड ऑयल पाइपलाइन शामिल है। दुनिया के सबसे अमीर शख्स इलॉन मस्क अब एक ऐसे भविष्य की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं जहां काम शब्द डिक्शनरी से बाहर हो सकता है। मस्क का नया मंत्र है सस्टेनेबल अबंडेंस। ये एक ऐसी दुनिया का खाका है जहां रोबोटिक सेना इंसानों की हर जरूरत पूरी करेगी, पैसा बेमानी हो जाएगा और श्रम का वजूद खत्म हो जाएगा। नवंबर में टेस्ला की शेयरधारक बैठक में मस्क ने एक साइनबोर्ड के सामने खड़े होकर इसका ऐलान किया कि AI और रोबोटिक्स के जरिए हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कार कंपनी टेस्ला अब ऑप्टिमस जैसी इंसानी रोबोट बना रही है। AI स्टार्टअप XAI को लेकर उनका दावा है कि वह मान्यता की लगभग सभी समस्याओं को हल कर देगी। मस्क का दावा है कि 12 से 18 महीनों के भीतर यह युग शुरू हो जाएगा और अरबों रोबोट होंगे जो इंसानों की हर आवश्यकता को पूरा करेंगे। 54 वर्षीय मस्क का ये नया नारा उनके एक दशक पुराने रुख से उलट है, जब उन्होंने चेतावनी दी थी कि बेकाबू AI मानव जाति को नष्ट कर सकती है। अब ये अवधारणा उनके व्यापार विस्तार के लिए एक मिशन बन गई है। एलन मस्क के इस सपने को आलोचक कहते हैं कि रोबोट और स्पेस डेटा सेंटर हकीकत में कोसों दूर हैं, लेकिन मस्क ने दुनिया को एक ऐसी बहस में जरूर झोंक दिया है जहां काम, पैसा और वजूद के मायने बदलने वाले हैं। एलन मस्क के इस जादुई विजन को हर कोई सच नहीं मान रहा है। आलोचकों का तर्क है कि यदि काम की आवश्यकता खत्म हो जाती है तो समाज का ढांचा ढह जाएगा। US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामेनेई मारे गए हैं। सोशल मीडिया ट्रूथ पर एक पोस्ट में ट्रंप ने लिखा, इतिहास के सबसे क्रूर व्यक्तियों में से एक खामेनेई मारा गया। यह न केवल ईरान की जनता के लिए न्याय है जिन्हें खामेनेई और उनके खूनी गिरोह ने मार डाला था। इजराइल ने 28 फरवरी को ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई शहरों पर बड़ा हमला किया है। राइटर्स ने भी इजरायली अधिकारियों के हवाले से ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत का दावा किया है। बयान के मुताबिक खामेनेई का शव एयर स्ट्राइक के बचे मलबे के नीचे मिला है। इससे पहले इजरायली PM बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कहा था कि खामेनेई के मारे जाने के संकेत हैं, हालांकि उन्होंने इसका कोई ठोस सबूत नहीं दिया। दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का कहना है कि सुप्रीम लीडर जिंदा हैं, वे सुरक्षित जगह पर हैं। ईरान की रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने भी बताया कि अमेरिका और इजरायल के हमलों में 200 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 740 से अधिक घायल लोग बताए गए हैं। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।